बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है एंजाइम्स, ये डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हम एंजाइम्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन्स होती हैं प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स, और ये लिविंग सेल्स से प्रोड्यूस्ड होती हैं। इनको पैदा किया जाता है लिविंग सेल से। विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग अ केमिकल रिएक्शन, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये इस काबिल होती है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर सकती हैं, स्पीड अप कर सकती हैं, तेज़ कर सकती हैं इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। दे नेवर इनिशिएट एनी रिएक्शन, ये किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, बट ओनली एक्सीलरेट्स द प्री एग्जिस्टिंग रिएक्शन, लेकिन ये सिर्फ किसी भी जो पहले से चल रहा रिएक्शन होता है उसको एक्सेलरेट कर देते हैं, उसको तेज़ कर देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो हमें ये बात समझ आ रही है कि एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, लेकिन ये किसी भी रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकते। ये सिर्फ कोई भी रिएक्शन जो चल रहा होता है उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसको तेज़ करते हैं। सबस्ट्रेट क्या चीज़ होती है जी? द कंपाउंड ऑन विच एन एंजाइम एक्ट्स इज़ कॉल्ड इट्स सबस्ट्रेट। अब कह रहे हैं कि एंजाइम जिस चीज़ के ऊपर जाके, जिस कंपाउंड के ऊपर जाके एक्ट करता है, जिस चीज़ के साथ मिलता है और जिसको ये तेज़ करता है, उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। मैकेनिज्म क्या है, एंजाइम काम कैसे करता है? द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बाइंड्स विद सबस्ट्रेट। अब कह रहे हैं कि एक सबस्ट्रेट होता है, देखिए सबस्ट्रेट होता है और वो सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं और फिर प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये सबस्ट्रेट के साथ जाके मिलता है और फिर प्रोडक्ट बनवाता है, लेकिन वो जो रिएक्शन जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का जो अमल होता है ये उसको सिर्फ तेज़ करता है। तो ये कैसे तेज़ करता है? कहते हैं कि जो एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है, एंजाइम की वो एक्टिव साइट बाइंड होती है, जुड़ जाती है विद द सबस्ट्रेट के साथ, एंड फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्रोडक्ट। और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है जी एंजाइम प्रोडक्ट में। विच देन, और जब एंजाइम प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बन जाता है, विच देन स्प्लिट्स इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट, और फिर वहाँ पे एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो आपस में अलग हो जाते हैं। एंजाइम की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 मेजर क्लासेस। इसकी 6 मेजर क्लासेस हैं। ऑक्सीडोरेडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस, लाइएजेस और आइसोमरेजेस। फर्स्ट क्लास जो है वो हम देख लेते हैं। इसकी 6 मेजर क्लासेस हैं और फिर वो क्लासेस अगेन उसकी सब क्लासेस भी हैं, सब डिवीजन्स भी हैं। तो हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्लास है हमारे पास एंजाइम्स की वो है ऑक्सीडोरेडक्टेजेस। दे कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटालाइज करने वाले एंजाइम्स हैं, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। तो ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। ऑक्सीडोरेडक्टेजेस आर सब डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स। कह रहा है कि इसकी 4 सब ग्रुप्स हैं। अगेन ऑक्सीडोरेडक्टेजेस जो है ये 4 सब ग्रुप्स में ये डिवाइड हो रहा है। कौन से सब ग्रुप्स हैं जी? फर्स्ट हमारे पास आ जाता है डीहाइड्रोजिनेजेस। These oxidoreductases remove hydrogen from the substrate। कह रहा है कि डीहाइड्रोजिनेजेस ऐसे एंजाइम होते हैं, ये ऐसे ऑक्सीडोरेडक्टेजेस की टाइप्स होती हैं जो सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। इफ़ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब कह रहे हैं कि अगर ये रिएक्शन, ये जो सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला जो रिएक्शन है, अगर ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक डीहाइड्रोजिनेज। तो इसको एरोबिक डीहाइड्रोजिनेज कहेंगे। इफ़ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर ये रिएक्शन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो, इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक डीहाइड्रोजिनेज। तो इसको एनारोबिक डीहाइड्रोजिनेज कहेंगे। इसके बाद दूसरी टाइप आ जाती है और वो है ऑक्सीडेजेस।
दे यूज़ ओनली ऑक्सीजन एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर, कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऑक्सीजन को हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पर यूज़ करते हैं। थर्ड इसकी टाइप आ जाती है ऑक्सीजनेसिस, दे इनकॉर्पोरेट ऑक्सीजन इनटू द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन को शामिल कर देते हैं। और उसके बाद इसकी फोर्थ टाइप आ जाती है हाइड्रोजन परऑक्सीडेसिस, और ये सिर्फ इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिग्रेड करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने वाला जो रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप जो ऑक्सीडोरेडक्टेसिस है उसकी सब टाइप्स आ जाती हैं। उसके बाद हम एंजाइम्स की दूसरी क्लास को डिस्कस करते हैं और वो है ट्रांसफरेसिस। ट्रांसफरेसिस क्या है जी? दे कैटालाइज द एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, कह रहे हैं कि ट्रांसफरेसिस इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है, ट्रांसफ़र से निकला है ट्रांसफरेसिस। ये ऐसे रिएक्शंस को कैटालाइज करता है, ऐसे रिएक्शंस को स्पीड अप करता है जिसमें ग्रुप्स आपस में एक्सचेंज हो रहे होते हैं और सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा बाकी कोई भी ग्रुप्स अगर आपस में एक्सचेंज हो रहे हों तो ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम ट्रांसफरेसिस कहते हैं। अब ट्रांसफरेसिस जो है ये अगेन इसकी सब टाइप्स आ जाती हैं, सब डिवीजन्स आ जाती हैं और इसकी 5 सब डिवीजन्स हैं, 5 इसके सब टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रांसअमीनेसिस। ये काफ़ी आसान है, अगर इसके नाम से हम देखें तो ट्रांसअमीनेसिस, ट्रांस जो है ये ट्रांसफ़र से है, अमाइन ग्रुप जो है अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो ट्रांसअमीनेसिस में आ जाते हैं। इसी तरह से दूसरी हमारे पास टाइप आ जाती है फास्फोट्रांसफरेसिस, कैटालाइज द ट्रांसफ़र ऑफ फास्फेट ग्रुप। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि अगर फास्फेट ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम फास्फोट्रांसफरेसिस कहते हैं या इनको काइनेसिस भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिथाइलेसिस आ जाता है। इसके भी नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होंगे उसको हम ट्रांसमिथाइलेसिस कहेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है ट्रांसपेप्टिडेसिस, यानी पेप्टाइड ग्रुप अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो ऐसे रिएक्शंस को जिनमें पेप्टाइड ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा हो उनको कैटालाइज करने के लिए, उनको स्पीड अप करने के लिए, तेज़ करने के लिए, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो ट्रांसपेप्टिडेसिस आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप आ जाती है ट्रांससाइक्लेसिस, यानी एसाइल ग्रुप। और अगर एसाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो ऐसे ग्रुप की ट्रांसफ़र होने वाले रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम ट्रांससाइक्लेसिस कहते हैं। तो ये हमारे पास एंजाइम की जो मेजर क्लास है यानी ट्रांसफरेसिस जो दूसरी क्लास थी उसकी सब टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। अब हम एंजाइम्स की जो तीसरी क्लास है, मेजर तीसरी क्लास है, उस पे बात करते हैं और उसकी फिर जो सब टाइप्स हैं वो भी देख लेते हैं। तीसरी इसकी मेजर टाइप है जी हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस क्या है? कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड। ये ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम्स होते हैं जिसमें किसी भी कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस होती है बाय द एडिशन ऑफ वाटर इनटू सबस्ट्रेट, जब उसके सबस्ट्रेट में पानी को ऐड किया जाता है। तो ये क्या करते हैं जी, ये पानी को सबस्ट्रेट में, वाटर को सबस्ट्रेट में ऐड करते हैं और उसके बाद उस कंपाउंड को हाइड्रोलाइज कर देते हैं। और ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं उन एंजाइम्स को हम हाइड्रोलेसिस कहते हैं। अब इसकी 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम और तीसरे हमारे पास आ जाते हैं लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। तो जो प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है ये अगेन इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है जी एक्सोपेप्टिडेसिस और दूसरी हमारे पास आ जाती है एंडोपेप्टिडेसिस। एक्सोपेप्टिडेसिस क्या है? दे ऑलवेज एक्ट ऑन द टर्मिनल एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होता है उसके जो टर्मिनल एंड होते हैं यानी उसकी जो साइड्स होती हैं, जो उसके एंड्स होते हैं, जो उसके साइड वाले पार्ट होते हैं, ये हमेशा उन पे एक्ट करते हैं और वहाँ पे जाके उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। उसके बाद प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम की दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है, वो है एंडोपेप्टिडेसिस।
एक्सो का मतलब बाहर होता है और एंडो का मतलब अंदर होता है। एक्सो का मतलब हम पॉलीपेप्टाइड चेन के जो टर्मिनल एंड पे जाके, जो साइड्स पे जाके एक्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्सोपेप्टिडेसिस कहते हैं। और एग्जैक्टली उसके अपोजिट जो पॉलीपेप्टाइड चेन के सेंटर पे जाके उसके बीच में जाके सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड पे जाके जो एक्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं उनको हम एंडोपेप्टिडेसिस कहते हैं। दे ऑलवेज एक्ट ऑन द सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये टर्मिनल्स पे, एंड्स पे जाके तो ये वर्क नहीं करते, बल्कि ये उसके सेंट्रल पार्ट पे जाके एक्ट करते हैं और वहाँ से उसको हाइड्रोलाइज करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम आ जाता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है जी कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम ये हाइड्रोलाइज करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को। इसकी एग्जांपल हमारे पास माइलेजेस आ जाते हैं, माल्टेजेस आ जाते हैं, सुक्रेज एंजाइम हमारे पास आ जाता है और उसके बाद लैक्टेज एंजाइम हमारे पास आ जाता है। इसके बाद हमारे पास लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम आ जाता है। लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम की भी अगेन दो टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। एक है लाइपेजिस और दूसरी है कोलेस्ट्रेजिस। अब जो लाइपेजिस है इसकी जब हम देखते हैं तो ये है जी, दे ब्रेक ट्राइग्लिसराइड टू रिलीज ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। आपको पता है जो ट्राइग्लिसराइड है ये, इसमें फैटी एसिड और ग्लाइसरोल मौजूद होता है। तो ये लाइपेजिस जो एंजाइम है ये क्या करते हैं जी, ये ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज करते हैं, इसके ब्रेक डाउन करते हैं, डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं इसको और दो जो कंपाउंड है उनको अलग कर देते हैं, यानी ग्लाइसरोल को अलग कर देते हैं और फैटी एसिड को अलग कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है यानी कोलेस्ट्रेजिस। एज नेम इंडिकेट्स दे हाइड्रोलाइज कोलेस्ट्रोल। कह रहा है कि जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कोलेस्ट्रोल को हाइड्रोलाइज करता है। अच्छा, ये हमारे पास एंजाइम की जो तीसरी मेजर क्लास थी यानी हाइड्रोलेजिस, वो हमने डिस्कस की है। उसके बाद चौथी क्लास पे आ जाते हैं और चौथी क्लास हमारे पास आ जाती है जी लाइगेजिस। लाइगेजिस क्या है? कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ जॉइनिंग। लाइगेशन से मुराद होता है जोड़ना, लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो लाइगेजिस का मतलब होगा जो जोड़ेगा आपस में, जो दो कंपाउंड्स को जोड़ेगा आपस में। तो देखते हैं कैटालाइज द रिएक्शन, ये ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। कैटालाइज करने का मतलब होता है स्पीड अप कर देना। ये ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, तेज़ करते हैं, ऑफ जॉइनिंग टू कंपाउंड्स, जिसमें दो कंपाउंड्स आपस में जुड़ रहे होते हैं बाई फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। दे रिक्वायर ATP एंड GTP फॉर एनर्जी। कह रहा है कि दो कंपाउंड्स को आपस में जोड़ने के लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी इनको ATP से यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से या GTP से यानी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से लेनी पड़ती है। एंजाइम की मेजर क्लास यानी पांचवी मेजर क्लास आ जाती है और उसका नाम है लाइएजिस। लाइएज का मतलब होता है तोड़ देना। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो तोड़ फोड़ में, ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होते हैं। कैटालाइज दी ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड। कह रहा है कि ये किसी भी कंपाउंड की ब्रेक डाउन होने वाला जो रिएक्शन होता है उसको कैटालाइज करते हैं बाई रिमूविंग अ ग्रुप, जिसमें से किसी भी एक ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और इसमें वाटर एडिशन नहीं होती, इसमें वाटर एडिशन नहीं होती और कंपाउंड ब्रेक हो रहा है तो ये लाइएजिस की कंपाउंड है और ये लाइएजिस एंजाइम है। और एक हमने पढ़ा था जिसमें उसमें भी कंपाउंड टूट रहा था लेकिन उसमें एडिशन ऑफ वाटर हो रही थी और वो कौन सा था? हाइड्रोलिसिस था। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ और लास्ट टाइप आ जाती है और वो है आइसोमरेसिस। कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर। इसमें आइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है। किसी भी सबस्ट्रेट के अगर आइसोमर तैयार किए जाएं तो ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं उसको आप आइसोमरेसिस कहते हैं। उसके बाद कुछ और डेफिनेशंस हैं, ये हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट आ जाता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या है जी? दीज आर नॉन प्रोटीन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये नॉन प्रोटीनियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय एंजाइम, जो कि एंजाइम को चाहिए होते हैं फॉर देयर एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी के लिए। दे आर यूजुअली मेटल्स। ये मेटल्स होती हैं ज़्यादातर, यानी कि आप देख लें आयरन या जिंक वगैरह होती हैं। इसके बाद दूसरी एक और डेफिनेशन आ रही है कोएंजाइम। दे आर आल्सो नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये भी नॉन प्रोटीन लेकिन ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। यूजुअली द डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स। ज़्यादातर ये मुख्तलिफ विटामिन्स के
डेरिवेटिव्स होते हैं मुख्तलिफ विटामिन से इनको अखज़ किया जाता है, स्पेशली विटामिन बी कम्प्लेक्स, जैसे कि विटामिन बी कम्प्लेक्स आ जाता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास कोएंजाइम ए आ जाती है, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम फॉर देयर एक्टिविटी। और ये एंजाइम के लिए ज़रूरी होता है ताकि एंजाइम अपनी कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सके। उसके बाद हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाता है। इट इज़ अ टाइटली बाउंड कोएंजाइम, ये एक टाइटली बाउंड कोएंजाइम होता है दैट डज नॉट डिसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम, और इस कोएंजाइम से आप अलग नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक टाइप आ जाती है, इट इज़ अ एपो एंजाइम। इट इज़ अ प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, कह रहे हैं कि ये होलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ कोएंजाइम, और अगर कोएंजाइम एब्सेंट हो, एपो एंजाइम डज नॉट शो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो एपो एंजाइम जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। और होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। अगर एपो एंजाइम और कोएंजाइम आपस में मिल जाएं तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप होलो एंजाइम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स आ जाती हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आप राइट नोट ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये बाय नेचर प्रोटीन्स होते हैं। दे रिड्यूस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आप उस एनर्जी को कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो ये रिएक्शन को, क्योंकि ये स्पीड अप कर रहे होते हैं, तो ये कैसे स्पीड अप करते हैं कि ये उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने वाली जो एनर्जी होती है, ये उस एनर्जी को बहुत कम कर देते हैं। तो जब एनर्जी कम रिक्वायर होती है तो रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरह से रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है। उसके बाद तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है जी, एंजाइम मॉलिक्यूल्स कंटेन अ स्पेसिफिक पॉकेट कॉल्ड द एक्टिव साइट। कह रहा है कि एंजाइम की एक स्पेसिफिक एक पॉकेट होती है, एक स्पेसिफिक एक उसका एक पार्ट होता है जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप एक्टिव साइट कहते हैं। द एक्टिव साइट कंटेन्स, एक्टिव साइट पे क्या चीज़ मौजूद होती है, अमाइनो एसिड चेन, इसमें अमाइनो एसिड चेन मौजूद होता है दैट क्रिएट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल सरफेस, और इसकी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सरफेस इसकी एक बनी होती है कम्प्लीमेंट्री टू दी सबस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेट के कम्प्लीमेंट्री होती है। यानी एक ऐसी सरफेस होती है कि जिस पे आके सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है और वो उसके साथ जुड़ जाता है। तो जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद वो रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है जी, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक एंजाइम एक ही रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, ख़ास होता है, मखसूस होता है। ये एक एंजाइम सिर्फ एक रिएक्शन को कैटालाइज करता है और किसी भी दूसरे रिएक्शन को ये कैटालाइज नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है जी, एंजाइम कैटालाइजिंग द रिएक्शन। कह रहा है कि जो एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा होता है ऑलमोस्ट 3 to 8 टाइम्स फास्टर देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, ये 3 से 8 टाइम्स ज़्यादा फास्ट कर देता है उस रिएक्शन के मुकाबले में जो कैटालाइज्ड नहीं हुआ होता। मतलब ये हुआ कि एक रिएक्शन जो जिस पे एंजाइम एक्ट नहीं कर रहा उसकी जो स्पीड है, और एक रिएक्शन जिस पे एंजाइम जाके वर्क करता है उसकी जो स्पीड है, वो तकरीबन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन से 3 से 8 गुना ज़्यादा तेज़ी से वो रिएक्शन प्रोसीड होता है। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो टोटल यहाँ पे 4 टाइप्स लिखी हुई हैं। एक आइसो एंजाइम आ जाता है, लाइसो एंजाइम आ जाता है, जाइमोजिन्स आ जाता है या प्री एंजाइम भी इसको कहते हैं, और उसके बाद ऑटो कैटालाइसिस आ जाता है। आइसो एंजाइम क्या है जी, दीज एंजाइम कैटालाइज द सेम रिएक्शन। ये एक ही तरह के सेम रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम्स होते हैं। दे आर सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, बट आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्कलाइन फॉस्फेटेज आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है यानी लाइसोजाइम्स। दे आर प्रेजेंट इन स्लाइवा, ये स्लाइवा में मौजूद होता है। स्लाइवा आपको पता है कि ये स्लाइवा जो है वो थूक को कहते हैं, तो ये स्लाइवा में मौजूद होता है। लाइसोजाइम्स जो है ये स्लाइवा में मौजूद होते हैं। एंड नेजल सक्रीशंस, और जो हमारी नाक की सक्रीशंस होती है ये उसमें मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं जी, डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरियल सेल वॉल, ये किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है जाइमोजिन्स आर प्री एंजाइम। ये क्या चीज़ होती है,
जाइमोजिन इज़ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, ये किसी भी एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म होती है। दीज आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ सकते हैं, एंड सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, और ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। दीज आर कन्वर्टेड टू द एक्टिव एंजाइम, इनको ये फिर इनको कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव एंजाइम में, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया जाता है बाय रिमूविंग द अमाइनो एसिड। किस तरह से इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? जब इनमें से अमाइनो एसिड को रिमूव कर दिया जाता है, कवरिंग देयर एक्टिव साइट, जिन्होंने इनकी एक्टिव साइट को कवर किया होता है। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि इसकी एग्जांपल आप ले लें, जैसे हमारे पास पेप्सिनोजिन आ जाता है, विच इज़ अ जाइमोजिन। पेप्सिनोजिन जो है वो एक जाइमोजिन है, यानी वो एक प्री एंजाइम है, वो एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, एंड कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, और उसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है बाय द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये हमारे स्टोमिक में मौजूद होता है, और फिर पेप्सिन जो है वो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, और पेप्सिन जो है ये क्या करता है? ये प्रोटियोलाइटिक होता है, यानी ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास चौथी टाइप आ जाती है जिसको ऑटो कैटालाइसिस कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ जाइमोजिन टू इट्स ऑन एक्टिव फॉर्म। इसकी एक्टिव फॉर्म में किसी भी एंजाइम को जाइमोजिन से उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स को क्या कहते हैं जी? ऑटो कैटालाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एंजाइम एक्टिविटी, कि एंजाइम की एक्टिविटी को कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास फैक्टर है जी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट का आपको पता है, सबस्ट्रेट जब आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं, और सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम ने अटैच होना होता है, और उसके बाद फिर उसको कैटालाइज करता है रिएक्शन को एंजाइम, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो कह रहा है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है ये एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज होती है या नहीं होती। तो देख लेते हैं द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। कह रहा है कि किसी भी एंजाइम का जो उसका जो एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करने का जो रेट होता है, इंक्रीज विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो बढ़ जाता है जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है अनटिल अ मैक्सिमम रेंज, एक खास हद तक। अच्छा, एंजाइम कंसंट्रेशन देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कह रहा है कि जो एंजाइम की किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंजाइम की कंसंट्रेशन के। मतलब एंजाइम अगर ज़्यादा होगा तो वो किसी भी रिएक्शन को ज़्यादा बेहतर कैटालाइज कर सकता है। अच्छा, टेम्परेचर की बात कर लें। द वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज विद टेम्परेचर अनटिल अ पीक वेलोसिटी इज रीच्ड। कह रहा है कि जब एक खास टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए और उसको कैटालाइज करने के लिए, और उस खास टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है वो अपनी पीक पे चल रहा होता है, फर्दर एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर। लेकिन और वो जो जहाँ पे एंजाइम अपना मैक्सिमम जो वर्क कर रहा होता है, किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा होता है, वो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अब कह रहे हैं कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अगर उससे भी टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, फर्दर एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन रिएक्शन वेलोसिटी। कह रहे हैं कि अगर वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पे एंजाइम सबसे बेहतर वर्क कर रहा था और रिएक्शन जो था वो कैटालाइज हो रहा था, रिएक्शन अपनी स्पीड पे जा रहा था, अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो फिर जो रिएक्शन है उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, एंजाइम की एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर आगे हमारे पास पीएच आ जाता है। एवरी एंजाइम रिक्वायर्स स्पेसिफिक पीएच फॉर इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। कह रहे हैं कि हर एंजाइम को एक खास पीएच चाहिए होती है, और जहाँ पे वो अपना मैक्सिमम वर्क कर रहा होता है, और उस पीएच को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाता है जी प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन, यानी सबस्ट्रेट जिनके साथ एंजाइम मिलता है और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो कोई भी रिएक्शन जो उसके प्रोडक्ट्स जो है वो भी एंजाइम एक्टिविटी पे इफेक्ट होते हैं। तो कैसे होते हैं? इफ़ द प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड एज फास्ट एज दे आर फॉर्म्ड। कह रहे हैं कि अगर जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उनको हम रिमूव करते जाएं, आगे से हटाते जाएं, जैसे जैसे वो बन रहे हैं, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड रिएक्शन। तो कह रहे हैं कि जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड इसकी जो डायरेक्शन में ये बढ़ता रहता है और इसकी स्पीड भी बढ़ती रहती है। एंड इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन विल नॉट रिमूव्ड एज फास्ट एज दे आर फॉर्म्ड। लेकिन कह रहे हैं कि अगर हम उन प्रोडक्ट्स को जो सबस्ट्रेट के आपस में मिलने से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अगर उन प्रोडक्ट्स को हम रिमूव नहीं करते उस स्पीड से, जिस स्पीड से वो बन रहा है, देन द रिएक्शन विल ईदर स्लो डाउन। तो फिर रिएक्शन जो है उसकी स्पीड कम हो सकती है, वो स्लो हो सकता है, और विल स्टॉप कंप्लीटली, या बिल्कुल रुक सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। इनहिबिशन कैसे होती है जी? एंजाइम इनहिबिट कैसे हो सकता है? तो इसके दो टाइप्स हैं इसकी, एक कम्पिटिटिव इनहिबिशन है और एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? दीज इनहिबिटर्स अटैच्ड ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। और क्या करते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स ही नहीं बनने देते। तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है जो रिएक्शन है वो कैटालाइज नहीं होगा। तो इसको आप कम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। दूसरा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन आ जाता है। दीज इनहिबिटर्स बाइंड विद को फैक्टर आर को
एंजाइम टू इनहिबिट दी एंजाइम एक्टिविटी कह रहा है कि ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है कि इसमें जो इनहिबिटर्स होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं कोफैक्टर के साथ या को एंजाइम के साथ, और कोफैक्टर और को एंजाइम अगर वर्क नहीं करेंगे तो फिर भी एंजाइम जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता। तो इस तरह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको भी इनहिबिट कर दिया जाता है या उसको रोका जा सकता है। टॉपिक आ जाता है जी एंजाइम्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस के, किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए एंजाइम जो है ये कैसे हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट एंजाइम आ जाता है अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम जो है ये हमारी बॉडी में मौजूद होता है और ये बढ़ जाता है। इट रेज्ड इन पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस एक डिजीज़ होती है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड, हमारी बॉडी में एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड की सोजिश हो जाती है। तो कह रहे हैं कि अगर पैरोटिड ग्लैंड जो है अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसमें अमाइलेज एंजाइम बढ़ जाता है, या एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो जाए। पेंक्रियाटाइटिस पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाज को कहते हैं। तो पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाए या पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ऐसी सूरत में अमाइलेज एंजाइम जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, उसके बाद लाइपेज एंजाइम है, तो इट आल्सो रेज्ड इन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। ये भी अगर पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो ये भी उसमें बढ़ सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरा एंजाइम आ जाता है कोलिनेस्ट्रेज। डिक्रीज़ इन लीवर डिजीज़, अगर कोई लीवर डिजीज़ हो तो ये उसमें कम हो जाता है। इन इंक्रीज़ इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और अगर कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक डिज़ीज़ होती है जो किडनी की डिज़ीज़ होती है, तो अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो तो उसमें कोलिनेस्ट्रेज जो है ये एंजाइम बढ़ जाता है। और अगर कोई लीवर डिज़ीज़ हो, लीवर आपको पता है जिगर को कहते हैं, तो अगर कोई जिगर की बीमारी हो तो उसमें ये एंजाइम कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंजाइम आ जाता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इंक्रीज इन हाइपर पैराथायराइडिज्म, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, अगर पैराथायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन्स होते हैं अगर वो बढ़ जाएं, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाए, तो उसमें ये एंजाइम भी बढ़ जाता है और इस एंजाइम का नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, और जॉन्डिस जो है, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की एक टाइप है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में और हाइपर पैराथायराइडिज्म में अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, रेज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास अलानिन ट्रांसअमाइनेज आ जाता है, रेज्ड इन एक्यूट लीवर डिजीज़। ये भी लीवर डिजीज़ में अलानिन ट्रांसअमाइनेज जो है ये बढ़ सकता है। और उसके बाद हमारे पास अस्पर्टेट ट्रांसअमाइनेज आ जाता है। इट आल्सो रेज्ड इन लीवर डैमेज, अगर कोई लीवर डैमेज हो, लीवर डिजीज़ हो तो ये बढ़ जाता है। अच्छा, फिर हमारे पास क्रिटिनिन फास्फोकाइनेज आ जाता है, रेज्ड इन एमआई। एमआई जो है ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है ये कहते हैं कि जो हार्ट के मसल्स होते हैं, अगर हार्ट के टिश्यूज़ की डेथ होना स्टार्ट हो जाए, जिसको हम नॉर्मली हम कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गए, तो हार्ट अटैक में एक एंजाइम है क्रिटिनिन फास्फोकाइनेज, वो बढ़ जाता है। और उसके बाद लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये भी बढ़ जाता है, रेज्ड इन एमआई। एमआई कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन को और लीवर डैमेज, और इन दोनों डिजीज़ में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये भी रेज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी एंजाइम्स एज मेडिसन्स, कि कौन से एंजाइम हैं जो किसी मेडिसिन के तौर पे भी वर्क कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, अगर कोई ऐसा मसला हो जो डाइजेशन से रिलेटेड हो, तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में कौन से एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं जी। लाइपेजिस एंजाइम है। लाइपेजिस एंजाइम जो है ये डाइजेशन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर चल रहा हो या तो उसको ये बेहतर करते हैं। प्रोटीनेजिस जो हैं ये भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को बेहतर कर सकते हैं। और अमाइलेजिस जो हैं ये भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में वर्क करते हैं, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कोई भी हो तो उसको ये बेहतर करते हैं। फॉर ब्लड कोगुलेशन, अच्छा, ब्लड कोगुलेशन के लिए, ब्लड कोगुलेशन को भी आप समझ लें कि खून के जमने को ब्लड कोगुलेशन कहते हैं, ब्लड का कोगुलेट कर जाना। तो इसके लिए अगर ब्लड को कोगुलेट करना हो, अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही हो, तो ब्लीडिंग को अगर रोकना हो, ब्लड को कोगुलेट करवाना हो, जमाना हो, तो उसके लिए कौन से एंजाइम यूज़ हो सकते हैं। यूरोकाइनेज यूज़ हो सकता है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो है ये यूज़ हो सकता है, यूज़ टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। उसके बाद कैंसर की ट्रीटमेंट में एल एस्पराजिनेज एक एंजाइम होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमियाज। ल्यूकेमियाज जो है ये एक कैंसर है, स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों में होता है, और इसको ट्रीट करने के लिए जो है वो एल एस्पराजिनेज एंजाइम जो है ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ एंजाइम आ जाता है कि एंजाइम कैसे रेगुलेट होते हैं। एंजाइम जो है ये कैसे एंजाइम को इनहिबिट किया जाता है या कैसे एंजाइम को एक्टिवेट किया जाता है।
तो एंजाइम की रेगुलेशन कैसे होती है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एंजाइम्स आर रेगुलेटेड इन टू वेज, दो तरह से एंजाइम्स को रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम बाय नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन, नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन से, और रेगुलेशन ऑफ एंजाइम बाय कोवलेंट मॉडिफिकेशन और कोवलेंट मॉडिफिकेशन से। तो नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन हम देख लेते हैं। दीज एंजाइम्स हैव 2 और मोर सब यूनिट्स, इन एंजाइम्स की 2 या 2 से ज़्यादा सब यूनिट्स मौजूद होती हैं। इन एडिशन टू द एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट, एक तो आपको पता है जो एक्टिव साइट एंजाइम की मौजूद होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है, कह रहे हैं उस एक्टिव साइट के अलावा दे आल्सो हैव अ स्पेशल साइट, इनमें एक और भी ख़ास साइट मौजूद होती है, कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट, जिसको क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ऑन दी एलोस्टेरिक साइट रीजेंट्स कॉल्ड इफेक्टर्स, कह रहे हैं कि इस एलोस्टेरिक साइट पे कुछ रीजेंट्स जो हैं वो जाके अटैच होते हैं, और उन रीजेंट्स को क्या कहते हैं, इफेक्टर्स कहते हैं। कैन गेट बाउंड थ्रू नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स, ये वहाँ पे जाके मिलते हैं, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इनकी। एंड मे रिजल्ट इन इधर इनहिबिशन और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, और ये क्या करते हैं कि एंजाइम को ये इनहिबिट भी कर देते हैं या एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे एंजाइम की ज़रूरत होती है वैसे ये यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका आ जाता है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम बाय कोवलेंट मॉडिफिकेशन। इन दिस रेगुलेशन कह रहे हैं कि इस तरह की रेगुलेशन में क्या होता है, इज डन बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप को ऐड किया जाता है या फास्फेट ग्रुप को रिमूव किया जाता है। एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप कॉल्ड फास्फोरिलेशन, अगर फास्फेट की एडिशन हो, फास्फेट को ऐड किया जाए तो इसको फास्फोरिलेशन कहेंगे। इस कैटलाइज्ड बाय अ फैमिली ऑफ एंजाइम, और ये फास्फोरिलेशन कैसे होगी कि एक फैमिली ऑफ एंजाइम जो है प्रोटीन काइनेजेस हैं वो इसको कैटालाइज करते हैं। और रिमूवल ऑफ फास्फेट अगर होगा तो इसको डीफास्फोरिलेशन कहेंगे, और डीफास्फोरिलेशन जो है ये कौन करवाएगा, कैटालाइज्ड बाय अ फैमिली ऑफ एंजाइम कॉल्ड फास्फोप्रोटीन फास्फेटेजेस। तो फास्फोप्रोटीन फास्फेटेजेस जो हैं ये क्या करते हैं, ये डीफास्फोरिलेशन करवा रहे होते हैं। अब होता क्या है जी, एडिशन और रिमूवल ऑफ फास्फेट ग्रुप, कह रहे हैं कि जो फास्फेट ग्रुप का एडिशन होता है या फास्फेट ग्रुप का रिमूवल होता है विल रिजल्ट्स इधर एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो वो क्या करते हैं, वो एंजाइम की एक्टिविटी को ज़रूरत के मुताबिक एक्टिवेट कर देते हैं, और अगर ज़रूरत के मुताबिक उसको फिर इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं जिनसे एंजाइम्स को रेगुलेट किया जाता है। हमारा एंजाइम्स का ये पूरा टॉपिक जो है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और ये जो भी ऐसे बच्चे जो जिनका बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, जो बीएस के लोग हैं, या जो बाकी किसी भी फील्ड के लोग हैं जिनका बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, तो उसमें ये एंजाइम्स वाला पूरा चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये आप वहाँ पे पढ़ सकते हो और इसको आप समझ लें। यहाँ पे अगर कोई आपको मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।